हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी फिजिक्स की सीरीज में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेविटेशन चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हमारी आज की वीडियो है जो बेस्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जो वेरिएशन है विथ हाइट, विथ डेप्थ, विथ शेप और विथ रोटेशन। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है कि जैसे कि हाइट बढ़ता है या फिर हाइट चेंज होता है या फिर डेप्थ चेंज हो जाता है या फिर अर्थ का जो शेप है या फिर अर्थ खुद के एक्सिस के अराउंड जो रोटेट होती है, इन सब चीज़ों की वजह से जो जी का वैल्यू है, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस तरह से वेरी होता है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको यही बता दूं कि ये जो 4-5 पॉइंट है इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी, तो अगर हमें फॉर्मूला अगर हम अंडरस्टैंड हुआ है, अगर उसकी टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट हमें क्लियर है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। और अगर न्यूमेरिकल आप सही से सॉल्व कर पाओगे तो ही आप करेक्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर पाओगे। आइए बढ़ते हैं आज की लेक्चर की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देखा था, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जी, और जिसका वैल्यू आता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इट इज द मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल आर इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। आप अर्थ भी ले सकते हो एज अ वन प्लैनेट या फिर किसी और प्लैनेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन जो भी प्लैनेट, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी प्लैनेट आप अंडर कंसिडरेशन ले रहे हो या फिर जो भी प्लैनेट आपको एग्जाम्पल में या फिर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, उसी प्लैनेट का मास और उसी प्लैनेट का रेडियस आपको फॉर्मूला में पुट करना है, तभी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दैट प्लैनेट आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के लिए है वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमने कंसिडर किया था एम और आर क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इस फॉर्मूला से हमें ऑलरेडी पता लगता है कि जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द अर्थ के। अब इसी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर हम उसे एज अ स्मॉल जी ही डिनोट करते हैं, तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वो अर्थ के सरफेस पे आप कौन सी पोजीशन पे है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे कि ये जो जी का वैल्यू है वो आपकी पोजीशन अगर चेंज होती है तो ये जी का वैल्यू भी वेरी होता है। किस तरह से वेरी होता है वो हमने एक पहले वीडियो में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट, जैसे कि अर्थ हमने ये दिखा रहे हैं, ये अर्थ है, अगर अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट एम एट अ डिस्टेंस एच है तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है कि, या फिर यहाँ लिखते हैं जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट एच इज इक्वल टू जी एम, जो यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सेंटर और ये ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एच। सो दिस इज आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में इसके प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। आज के इस फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि एच हाइट जो है, ये हाइट अगर बढ़ती है, एज द वैल्यू ऑफ एच गोज ऑन इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन अर्थ के सरफेस से अगर इंक्रीजिंग है, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगा, वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ अफेक्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब अर्थ के सरफेस से जितना आप दूर 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 जाओगे उतना जी का जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कम 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 होता जाएगा, और एक फाइनल पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा। तो जहां पे वो जीरो हो जाएगा जी का वैल्यू, उस डिस्टेंस के बाद अर्थ का जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अफेक्ट नहीं करेगा। इस डिस्टेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। तो ये सब हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जैसे कि ये हाइट बढ़ा अर्थ के सरफेस से,
वैसे ही अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ मतलब अर्थ के सरफेस से बिलो की तरफ चला जाता है तो जी के वैल्यू में किस तरह से अफेक्ट होता है वो हम अभी देखते हैं। लेट्स सी चेक आउट इफ how this g's value goes on changing depending upon the value of the distance as we go away from the earth, as we go below from the earth surface। ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे m ये एक या फिर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए। इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अलग होगा। वो कितना होगा? स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर या फिर आर प्लस एच आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कितना है डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे है, तो ये जो आर होगा वो होगा आपका कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब हम सेकेंड केस कंसिडर करते हैं कि सेकेंड केस में क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सेंटर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से d, अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस अगर आप सेंटर की तरफ चले जाते हैं तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे और सेंटर यहाँ पे। हम जानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो r है, अर्थ का रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हुआ? r माइनस d। तो इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट हमने एक एज अ केस कंसीडर किया है, तो दोनों के बीच का, दोनों के सेंटर की लाइन अगर हमने ज्वाइन की तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अब चेंज होगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जाना शुरू हुआ है। अब हम कंसीडर करते हैं कि रो इट इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ, और अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा? अर्थ एक स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होगा वॉल्यूम। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें पता है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मास है, ये मास कितना होगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम जो है 4/3 मास is equal to density into volume 4/3 pi r cube। तो m का वैल्यू क्या आया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? रो इंटू 4/3 pi r cube। ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं देन इट विल बी g इज इक्वल टू डेंसिटी रो कैपिटल G देन डेंसिटी रो 4/3 pi r क्यूब और नीचे का r स्क्वायर एज इट इज। r स्क्वायर r क्यूब ये कैंसिल आउट होके आपको यहाँ पे मिलेगा g का वैल्यू, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू आपको यहाँ पे मिलेगा 4/3 पाई रो g r, क्योंकि r स्क्वायर r क्यूब है, r क्यूब और r स्क्वायर कैंसिल आउट होके न्यूमरेटर में आपको वैल्यू मिलेगा r। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ g इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पे डिस्टेंस r जो है वो डिस्टेंस r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। और हमने कंसिडर क्या किया था कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r माइनस d। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डिस्टेंस d ये कितना आएगा आपका? 4/3 पाई रो g इंटू r माइनस d। तो इस फॉर्मूला में 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो डेंसिटी ऑफ द अर्थ है वो भी कांस्टेंट है, g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो जी डी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ d ये किस पे डिपेंड करेगा? जी डी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r माइनस d, isn't it? So this is the relation which we required to understand the situation। अब यहाँ पे देखो कि GD का जो वैल्यू है GD that is acceleration due to gravity at depth d ये इक्वल टू 4/3 पाई रो g r माइनस d है। इसका मतलब है GD का वैल्यू r माइनस d से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे जैसे
अर्थ के सेंटर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट मूव होता है, इसका मतलब है डी का वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हुए जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे, पहले 10 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर 1000 किलोमीटर, फिर 10,000 किलोमीटर, मतलब डी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में कैपिटल आर रेडियस, जो अर्थ का रेडियस है उसमें से अगर जो वो वैल्यू स्मॉल टी अगर आप माइनस करते हो, तो आर माइनस डी ये वाला वैल्यू, जैसे जैसे डी का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये वाला टर्म डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये इंटरप्रिट कर सकते हैं कि जीडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे डी बढ़ेगा तो डी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। अगर आप सेंटर पे पहुंचते हैं, अगर आप अर्थ के सेंटर पे पहुंचते हैं, तो ये आर माइनस डी कितना हो जाएगा, r will be equal to d, so obviously r minus d ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो फॉर्मूला है इसमें आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्वियसली ये जीडी का वैल्यू कितना आएगा, 0। इसका मतलब है अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 0। तो ये आपको न्यूमेरिकल में, या सॉरी ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि जैसे आप अर्थ के सरफेस से आप सेंटर की तरफ जाते हो तो जी का वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे डी का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब आप अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ जाओगे तब डी का वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग है, तो आपकी जो स्पेसिफिक पोजीशन होगी उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जी का वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज कहाँ से होगा, तो सरफेस पे कितना वैल्यू है इसका, 9.8, और सेंटर पे वो बन जाएगा 0, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेके वो धीरे धीरे कम होते होते सेंटर पे कितना बन जाएगा, 0। तो ये है कि ये है जी का वैल्यू और जी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, मतलब जैसे डिस्टेंस चेंज होगा उस हिसाब से जी का वैल्यू भी चेंज होगा। तो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द हाइट, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जी क्या होता है, जी का वैल्यू कम होता जाएगा। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट भी नल हो जाएगा। उसके बाहर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट नहीं करेगा। और अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे, कहाँ, सेंटर की तरफ अगर जाते हो तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो कितना डिक्रीज होगा, वो एट द सेंटर 0 होगा। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज होता जाता है वो कौन से रिलेशन से है, इस रिलेशन से है। एच का रिलेशन हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। तो ये है आपके ऑब्जेक्ट का पोजिशन, अगर आउटसाइड द अर्थ है तो एट हाइट एच, और अगर इनसाइड है मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है तो वहां पे आपको डेप्थ कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट्स है जिसका वेरिएशन, जिसकी वेरिएशन की वजह से जी का भी वैल्यू अफेक्ट होता है। अब इसके अलावा भी 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, जिसका वैल्यू सरफेस पे कितना है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू अफेक्ट होता है। तो बाकी के 2 पैरामीटर्स कौन से हैं, कि एक तो है अर्थ का शेप और दूसरा है अर्थ का रोटेशन। आइए देखते हैं शेप की वजह से जी का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है। तो ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, अब हमें पता है, हमने अभी तक क्या कंसिडर किया था कि अर्थ एक स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर है, जिसकी वजह से हमने प्रीवियस केस में ये वॉल्यूम क्या कंसिडर किया था, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली देखें तो अर्थ ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, वो पोल की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से इक्वेटर की लोकेशन में वो थोड़ा सा आउटसाइड है। इसका मतलब वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, तो हल्का सा इलिप्टिकल शेप में है। इलिप्टिकल शेप में किस तरह से, कि ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर और ये है पोल पोजीशन। तो पोल का जो एक सेकेंड, पोल का जो रेडियस है, रेडियस एट द पोल और रेडियस एट द इक्वेटर, तो ये रेडियस दोनों का सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो पोल और इक्वेटर का जो रेडियस है वो 21 किलोमीटर से डिफर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है कंपेयर टू द पोल। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, इट इज gm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ।
कि अर्थ के सरफेस पे ये इतना वैल्यू होगा। अब आर अर्थ के सरफेस पे ही आर का जो वैल्यू है एट द इक्वेटर वो कितना है आर ई, और पोल पे जो होगा वो कितना है आर पी। हमने देखा कि पोल का रेडियस और इक्वेटर का रेडियस 21 किलोमीटर से डिफर है, थोड़ा सा इक्वेटर पे रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर रेडियस ज्यादा है, ये हम फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे कितना होगा, इट इज जी एम अपॉन रेडियस एट द पोल स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये रेडियस कहाँ की होनी चाहिए, इक्वेटर की। अब तो हमें पता है कि इक्वेटर का जो रेडियस है वो ज्यादा है पोल की रेडियस से, इसका मतलब है इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पोल पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कंपेयर किया हमने अगर इक्वेटर और पोल की पोजीशन पे जी का वैल्यू, तो पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा मिलेगा आपको और इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम मिलेगा, इजंट इट। जी का वैल्यू कम क्यों मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो जी कम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो जी ज्यादा होगा। या फिर आप इस तरह से भी आपको न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इफ यू गो ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो तो जी का वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी एट पोल एंड वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर। तो अगर हम अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू लेते हैं हम जी का, वो वैल्यू पोल पे और इक्वेटर पे कितना होगा, तो पोल पे वो मैक्सिमम होगा और इक्वेटर की तरफ वो कम होता जाएगा। वो स्लाइटली डिफर होगा क्योंकि उन दोनों का जो रेडियस है उस रेडियस का डिफरेंस, रेडियस के डिफरेंस में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू किस तरह से वेरी होता है। तो आई होप ये 3 पैरामीटर्स आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि अगर h मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बढ़ता है तो क्या होता है, डेप्थ अगर चेंज होता है तो क्या होता है, अर्थ का शेप है उस शेप की वजह से भी अगर आपका पोजीशन चेंज होता है तो एट द रिस्पेक्टिव पोजीशन जी का वैल्यू चेंज होगा। अब देखते हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है उस रोटेशन की वजह से आपका जी का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है। अब अर्थ का हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है। अब रोटेट होते वक्त उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो उस वजह से जी का वैल्यू अफेक्ट होता है। किस तरह से अफेक्ट होता है ये, तो हमें पता है कि वेट जो है वो हम किस तरह से लिखते हैं, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू द वेट। तो अगर ये वेट में आपका जो जी का वैल्यू है, ये जी का वैल्यू चेंज किस तरह से होता है, तो रोटेशन में क्या होता है कि ये पोल है और ये है इक्वेटर की पोजीशन, ये है पोल की पोजीशन। अब कंसिडर कीजिए कि एक बॉल है, उस बॉल पे अगर आप कोई डॉट ड्रॉ करते हो, जहाँ पे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने डॉट ड्रॉ किया है और अगर वो बॉल में रोटेट करती हूँ तो वो जो डॉट है वो भी रोटेट होगा बॉल के साथ। तो रोटेट होते बाद ये जो डॉट है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, इजंट इट, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ये जो डॉट हमने कंसिडर किया था वो डॉट है आपका ऑब्जेक्ट, और जो हमने बॉल किया था वो है आपका अर्थ। तो बॉल का जो सेंटर होगा वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो होगा अर्थ का रेडियस। अब जैसे जैसे ये अर्थ रोटेट होता है वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब जहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो करता है मतलब सर्कुलर मोशन आ गया, तो सर्कुलर मोशन आ गया तो क्या हो गया, वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंसेप्ट आ जाता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है वो कितना होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब हम जानते हैं कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये होगा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट। तो ये वाला फोर्स है सेंटर की तरफ, और ये जो सर्कुलर मोशन की वजह से जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट भी सर्कल पोजिशन में रोटेट होगा। तो उस वजह से उस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक है अंदर की तरफ, एक है बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली दोनों फोर्स एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है इसका वेट है mg। अब ये g का जो वैल्यू है, ये g का वैल्यू इस फोर्स की ये दो फोर्स की वजह से वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि ये वाला फोर्स आउटवर्ड है जो वो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचेगा, और अर्थ का जो फोर्स है वो अंदर की तरफ खींचेगा। अब ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कितना होगा? तो m वो डिपेंड करेगा आपका जो फोर्स एक्ट हुआ है उस फोर्स पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सर्कुलर मोशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितना होगा? वो कितना होगा? वो होगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। ये होगा आपका वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर m आपने कैंसिल आउट किया तो आपको मिलेगा g डैश, मतलब g का दैट स्पेसिफिक पोजीशन पे g का वैल्यू कितना होगा? तो एक्चुअल g का वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर r। तो ये आपका पॉइंट होगा जहाँ पे दो जो फोर्स होंगे उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको वेट का डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि ये जो दोनों फोर्स है वो क्या है? इन द अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये वाला जो टर्म होगा वो यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन mg क्या है? वेट ड्यू टू द ग्रेविटी जो अंदर की तरफ खींच रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ खींच रहा है। तो एक दोनों फोर्स अपोजिट है तो एक फोर्स को हम नेगेटिव साइन देते हैं, तो ये बन गया आपका माइनस। तो ये एक्चुअली क्या आया? g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अब ये जो लाइन जो है या फिर इसका ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ का सेंटर, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो रेडियस ऑफ अर्थ है r। और ये रेडियस ऑफ अर्थ r जो है वो इक्वेटर का जो प्लेन होगा उसको जो एंगल क्रिएट करता है वो एंगल लेट्स से इक्वेटर से जो एंगल वो क्रिएट करेगा, लेट्स से दैट एंगल इज लैम्डा। अब ये एंगल लैम्डा है अगर, और ये रेडियस है r। ये हमें कहाँ पे कैलकुलेट करने को मिलेगा? यहाँ पे, कि ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन का जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस है r। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा था यहाँ पे ये कैपिटल R कंसेप्ट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? स्मॉल r, क्योंकि ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा? ये स्मॉल r। इज इट क्लियर? होप सो। कि ये जो अब यहाँ पे ये स्मॉल r है, इस स्मॉल r क्या है? ये जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस। इस स्मॉल r की जो वैल्यू है वो हमें अब कैपिटल R के फॉर्मेट में पुट ऑन करना है। तो हमें वो किस तरह से पुट करना पड़ेगा कि g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R कॉस स्क्वायर ऑफ लैम्डा। अब ये कहाँ से आया? तो ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ये एंगल है लैम्डा, और ये डिस्टेंस है r। तो अगर कॉस टर्म आप लेते हो तो अपोजिट और साइड और डायगोनल आपके पास ये सारी वैल्यूज है, वो पुट करने के बाद आपको मिलेगा स्मॉल r कैपिटल R और कॉस लैम्डा के बीच का रिलेशन। तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट विल बी इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें पोल और इक्वेटर यहाँ पे g का वैल्यू कितना हो सकता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये स्टडी करना है। अब पोल पे एंगल लैम्डा कितना होगा? 90 होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली cos 90 हो जाएगा आपका 0। तो g डैश कितना आएगा? इक्वल cos का टर्म बन जाएगा 0, तो g डैश आ गया g। इसका मतलब है पोल पे आपका g का वैल्यू वैरी नहीं होता, इट डजंट चेंज, g remains same, g will not change at the position of the pole। और इक्वेटर पे क्या होगा? एट द इक्वेटर लैम्डा, एट द इक्वेटर पे लैम्डा क्या है? एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटोरियल प्लेन। तो वो लैम्डा का वैल्यू बन जाएगा 0। तो ऑब्वियसली cos 0 आएगा आपका 1, और यही आप अगर इस फॉर्मूला में पुट करते हो तो आपको g डैश मिल जाएगा इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब है इक्वेटर पे आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है वो डजंट चेंज, मतलब 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वेटर पे वो वैल्यू चेंज होगा, वो कम हो जाएगा वैल्यू।
तो यहाँ से पोल से आप इक्वेटर की तरफ आते हो तो आपका जो पोजीशन है यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। तो जैसे जैसे आपका पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे लैटिट्यूड में डिफरेंस आएगा, एंगल में डिफरेंस आएगा, और एंगल में डिफरेंस आ गया, इस एंगल में डिफरेंस आ गया कि जी की वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा। मतलब पोल पे आपका जी का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, और इक्वेटर पे ये वैल्यू आपका मैक्सिमम चेंज होगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इन शॉर्ट अगर हमने देखा तो यहाँ पे पोल पे आपका जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, और इक्वेटर पे जी का वैल्यू मैक्सिमम चेंज होगा। वो कितना होगा? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू। So this is the variation of G with respect to the rotation of the earth। अगर हम इन सब का समरी देखें तो हमने क्या क्या देखा? जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ेगा तो G का वैल्यू क्या होगा? गोज ऑन डिक्रीजिंग। दूसरा हमने देखा कि डेप्थ अगर मतलब सरफेस से अगर सेंटर की तरफ आप जाते हो, डेप्थ का डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो G का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। अर्थ का जो शेप है उस शेप की वजह से पोल और इक्वेटर इन दोनों की पोजीशन में जी का वैल्यू चेंज होता है। शेप में पोल के यहाँ पे डिस्टेंस मतलब रेडियस जो है वो कम होगा, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इक्वेटर पे आपका जी का वैल्यू मिनिमम होगा और पोल पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्योंकि जी का वैल्यू वहां पे कम है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रोटेशन का तो हमने जस्ट अभी देखा था कि अर्थ के रोटेशन के हिसाब से पोल पे और इक्वेटर पे जी का वैल्यू किस तरह से वेरी होता है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज अलग अलग केसेस में अलग अलग एग्जांपल्स देके पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो एमसीक्यू दिया है या फिर जो सिचुएशन वहां पे डिस्क्राइब किया है वो इनमें से कौन से इसमें फिट बैठता है। हाइट एच है या फिर डेप्थ में जा रहा है या फिर इक्वेटर पे है या फिर पोल पे है, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, या फिर एग्जैक्टली पोल पे है या फिर एग्जैक्टली इक्वेटर पे है। तो कौन सी जगह पे है, किस तरह से है सिचुएशन, उस हिसाब से जी का वैल्यू चेंज होगा। और अगर हम न्यूट्रली कहें तो जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू कंसिडर करते हैं। एक और कंसेप्ट, ये तो हो गया हमारा जी का वेरिएशन इन डिफरेंट केसेस। अब ये जी का जो वेरिएशन हमने अलग अलग केसेस में देखा, उन सब में हमने क्या देखा था? mg इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर वेट ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट या फिर सैटेलाइट, जो भी केस आपको न्यूमेरिकल में या फिर एमसीक्यू में एक्सप्लेन किया है वो, तो उसका वेट हमने कितने लिया था? mg। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है मास क्या है और वेट क्या है। तो एक शॉर्ट पे देखते हैं कि मास और वेट के बीच का डिफरेंस क्या है, या फिर मास किसे कहते हैं और वेट किसे कहते हैं। तो वेट तो हमने देखा, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जिसकी वजह से हम वेट कितना लेते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जी का आया, जी का यहाँ पे रेफरेंस आता है, इसका मतलब है जैसे जी बदलेगा वैसे वैसे वेट भी बदलेगा। तो जी का वेरिएशन है जो है वो वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा कि अलग अलग पैरामीटर की वजह से किस तरह से होता है, तो वैसे ही वेट का भी वेरिएशन होगा। तो मास जो है वो क्या है कि इट इज अ क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेंट इन दैट बॉडी, और जो वेट क्या है, वेट इस मास को अगर आप जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन के अनुसार, तो आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मास है ये मास जी पे डिपेंड है ही नहीं, यहाँ पे जी का कोई रेफरेंस आता ही नहीं है, तो इसका जो वैल्यू है मास का वैल्यू इट डज नॉट चेंजेस विद द जी। पर वेट में हमने देखा वेट क्या है? m इंटू जी है, तो इसका वैल्यू जी पे डिपेंड करेगा। अब मास का जैसे हमने देखा था कि जी का वैल्यू एक स्पेसिफिक हाइट पे भी 0 होता है और अर्थ के सेंटर पे भी 0 होता है। अब अगर जी का वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब वेट का भी वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन मास का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। तो मास जो है उसका यूनिट है kg, वेयर एज जो वेट है उसका यूनिट है kg वेट, या फिर उसे न्यूटन के यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है। जो डायमेंशंस हैं वो mlt के फॉर्मेट में, मास, लेंथ और टाइम। तो मास का जो है वो m1 है, लेंथ और t वहां पे 0 हो जाएगा, वेयर एज
वेट में मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो वो अगर आप पुट ऑन करते हो तो आपको मिलता है डायमेंशन, डायमेंशन यहाँ पे आता है m1 l1 t माइनस 2 फॉर द वेट। और एक छोटी सी बात आती है कि यहाँ पे मास जो है वो फिजिकल बैलेंस की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है, वेयर एज जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आशा करते हैं कि ये डिफरेंस की हेल्प से आपको मास की कंसेप्ट और वेट की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको ये वेट समझ आएगा कि वेट का जो पैरामीटर है, या फिर आप अलग अलग डेरिवेशन में जो हर बार वेट कहते हैं वो वेट एक्चुअली वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे हम g का वैल्यू लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के और अलग अलग कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।